ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी जामात नहम के लिए बाब नंबर 2 यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ, बाब नंबर 2 के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ, जिसमें आज हिस्सा अव्वल हम यहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, ये तमाम चीज़ों के साथ आप यहाँ पर हाजिर हैं। तो आज का ये बाब यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ, यहाँ पे यूक्लिड एक रियाजी दान, उसकी एक ज्योमेट्री, अलग से ज्योमेट्री है, इस तरह से नहीं है, बल्कि वहाँ से जो शुरुआत हुई थी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ज्योमेट्री की अलग अलग किस्में हमें आजकल देखने में मिलती हैं। लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री क्या थी, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँची, और उसके जो उसूल थे, बदीहात थे, मौजूआत थे, वो आजकल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए किस तरह ज़रूरी हैं, हत्ता कि वो हमारे लिए एक तोहफ़ा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे इल्म हिंसा में यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ। अब इल्म हिंसा, इल्म रियाजी में इल्म हिंसा एक रियाजी की एक शाख है, इल्म रियाजी की एक शाख, जिसमें हम नुकात, खुतूत, सतह, शक्ल, जसामत, ठोस अजसाम और इनके अबादियात या हम उसे जहत भी कहते हैं, उनकी खुसूसियात का मुताला करते हैं। इल्म हिंसा या हम उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। इल्म हिंसा का मफहूम हम किस तरह से लेंगे, इल्म रियाजी की एक शाख जिसमें नुकात, खुतूत, उसकी सतह, शक्ल, जसामत, ठोस अजसाम के बारे में हासिल करना, मालूमात हासिल करना, उनकी आबादियात के बारे में या उनकी जहत के बारे में, इसी तरह से उनकी अलग अलग खुसूसियात का मुताला होता है इल्म हिंसा में। इल्म हिंसा या हम उसे ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, इल्म हिंसा की तारीफ। आगे बढ़ते हुए, अंग्रेजी में ये लफ्ज़ दो अल्फाज का मुरक्कब है। दो अल्फाज का मुरक्कब ज्योमेट्री किस तरह से बना। तो यहाँ पे जियो का मतलब है अर्ज के, यानी दुनिया। जियो का मतलब क्या है, अर्ज का है, और मेट्री का मतलब पैमाइश के। तो ज्योमेट्री का मतलब अर्ज, पैमाइश। हम किस तरह से लेंगे यहाँ पे बच्चों, और इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसकी उर्दू तारीफ अर्ज पैमाइश की होती है। उर्दू तारीफ अर्ज पैमाइश की होती है। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे, लेकिन अर्ज पैमाइश का इस्तेमाल ज्योमेट्री के लिए बहुत ही अजनबियत का एक एहसास पैदा करता है, अर्ज पैमाइश। तो इसलिए हम उसे तब्दील करते हुए यहाँ पे अरबी और फारसी के जरिए जो लिया गया है, इसका उर्दू नाम वही इख्तियार किया जा रहा है यहाँ पर जो अरबी और फारसी में मुस्तमिल है। उस जरिए हम यहाँ पे उसे इल्म हिंसा के तौर पर यहाँ पे पेश किया जा रहा है, या हम उसे तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं, इल्म हिंसा रियाजी में बहुत से दूसरे मौज़ूआत से मंसलक होता है। हम हर तरफ उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल के दुनिया में इसके बगैर हम जी नहीं सकते, इल्म रियाजी के बगैर ही हम जी नहीं सकते। इल्म हिंसा भी एक ऐसी शाख है, आप जिस तरह से आगे पढ़ते जाएंगे, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करेंगे या दूसरे कौन से भी शोबे में आप जाएंगे, वहाँ पे आप इससे हटकर नहीं होंगे इल्म हिंसा से। यहाँ तक कि आप छोटा मोटा कोई भी एक बिजनेस भी कर लेते हैं या कोई
यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी एक दूसरे डिब्बे बनाने वाला है या फैक्ट्री में अलग अलग चीज़ें बना रहा है, उसके साइज बना ले, उसकी जसामत बनानी है, उसका हजम बनाना है, कितना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे इल्म हिंसा से ही जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से ख़ास तौर पर यहाँ पे हम जहाँ भी जाएंगे इसकी पैमाइश, किसी भी चीज़ की पैमाइश के बारे में हम सुनेंगे यहाँ पे। तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल कदीम मिस्र में भी तकरीबन 3000 कबल मसीह में राइज था। मिस्र जानते हैं? वेरी गुड। जहां पे क्या फेमस है? मशहूर, वेरी गुड, अहराम, मिस्र के अहराम बहुत ही मशहूर। तो वहां पे कदीम मिस्र में तकरीबन कितने साल पहले, यहां पे 3000 कबल मसीह के, वहां पे उसका इस्तेमाल था। तो कदीम मिस्रियों ने हिंसी के इब्तदाई मरहले को मुतअद्दिद तरीकों से इस्तेमाल किया, अलग अलग तरीकों से वहां उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका अलग अलग वहां पे उसकी तालीम दी जाती थी। आप यहाँ पे शक्ल में देख रहे हैं, उसकी तालीम दी जाती थी, बाकायदा उसकी तालीम दी जाती थी, एक से एक वहाँ पे उसको, वहाँ पे शौकीन भी थे सीखने के, वहाँ पे पढ़ाने के, वहाँ पे अलग अलग उस्ताद भी होते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसमें ख़ासकर उन्होंने इस्तेमाल किया ज्योमेट्री का या इल्म हिंसा का, ज़मीन की पैमाइश, अहराम की तामीर और फल्कियात के बारे में एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है, उससे क्या होने वाला है, यहाँ सूरज चांद सितारों के बारे में भी वो इल्म हासिल कर रखते थे, वहाँ पे इल्म रखते थे। तो यहाँ पे इन सब के लिए उनके पास कौन से इल्म की बिना पर करते थे कि वो ज्योमेट्री, मतलब इल्म हिंसा की बिना पर वो ये सब तमाम चीज़ें कर पाते थे। तो यहाँ पे ज़मीन की पैमाइश के लिए वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे, आज भी वहाँ पे देखेंगे हम अहरामों में या दूसरी जगह पे जाएंगे मिस्र में, तो अलग अलग ऐसी शक्लें दिखाई देती हैं, उन्होंने वहाँ पे कंधा किया हुआ है। तो ज़मीन की पैमाइश अलग अलग तरीक़ों से की जाती थी। वहाँ पे किस तरह से वो अशकाल लेते थे, हिंसी अशकाल लेके, और उसके साथ साथ अहराम की तामीरात के लिए आप देख सकते हैं बाकायदा उसके एक प्लानिंग होती थी, एक तरीका होता था उसके मुताबिक वो अहराम की तामीरात भी करते रहते थे। और साथ ही साथ हम देखेंगे फल्कियात के बारे में, ये उनका कैलेंडर है। हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो मिस्रियों का कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो माहिर हैं उन्होंने ये पता लगाया कि वो उनका क्या था, एक कैलेंडर था, ठीक है, एक जंतरी था हम कहते हैं। वो जंतरी भी बनाते थे, किसके हिसाब से? सूरज चांद अपनी किस तरह से जगह बदलते हैं उस हिसाब से वो करते रहते थे, मतलब उन्हें पूरी तरह से उसका इल्म था। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पर तकरीबन 2900 कबल मसीह में कदीम मिस्रियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल 4 रुखी चेहरों और मुरब्बई कायदे के साथ अहराम तामीर करने के लिए शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अहराम, जिसका कायदा क्या होता था, मुसल्लसी होता था या मरब्बई होता था। इस तरह से मुसल्लस और उसके ऊपर 4 मुसल्लस इस तरह से खड़े होते थे। तो अहराम की तामीर से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं शक्ल में किस तरह से उसकी तामीरात उन्होंने शुरू की थी। और साथ ही साथ उसके इल्म के लिए उनके पास एक शऊर था, यहाँ तक कि अपने महल जो भी वहाँ पे दरसगाहें हैं या उनके मंदिर हैं, ये तमाम वहाँ पे उन्होंने ज्योमेट्री का बखूबी इस्तेमाल किया था। और आजकल हम देखते हैं ये जो बचे हुए हैं ये अहराम बहुत ही दुनिया के मशहूर अहराम हैं, बहुत बड़े साइज़ में, लेकिन उन्हें बनाया, आप देखेंगे ताज्जुब रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह से वहाँ पे रखे गए थे। इसकी पूरी वहाँ पे आप देखेंगे तो आप वहाँ पे आप सोशल स्टडीज़ में इसकी मालूमात आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अहराम की तामीर यहाँ पे उन्होंने की थी। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों, हिंदुस्तान में भी इंडस वैली तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन
ठीक है। वहां पे इंडस वैली तहजीब मतलब 300 कबल मसीह में हड़प्पा और मोहनजोदारो का समाज बहुत ही मुनज़्ज़िम था। उनका एक निज़ाम जो था बहुत ही सटीक था। किस तरह से सटीक था, बाद में खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि वो किस तरह से प्लानिंग मतलब उनका मुनज़्ज़म जो इंतज़ाम था, उनका जो निज़ाम था बहुत ही परफेक्ट था। किस तरह से परफेक्ट था, इन्होंने इल्म हिंसा का इस्तेमाल अपने शहर के मंसूबों के लिए किया था। किस तरह से शहर बनना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए, गंदी नालियाँ किस तरह से होना चाहिए, उनके मंदिर किस तरह से होना चाहिए, घर किस तरह से होना चाहिए, घर में ये कमरा किस तरह से होना चाहिए, वहाँ पे इमारत के लिए ईंटें जो इस्तेमाल होती हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, किस साइज़ में होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ों के बारे में वो सही सही मालूमात रखते थे और उनका जो निज़ाम था बहुत ही मशहूर और उनका मंसूबे बहुत ही मशहूर थे। ठीक है, तो सड़कें यहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाई, गंदगी के इखराज का निज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से बनाया था। जो हम गटर का निज़ाम कहते हैं, गटर पानी कहाँ, सब तमाम घरों का पानी मिलके एक पानी की वहाँ पे नाली बनती थी। ये तमाम निज़ामात बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया था। गलियाँ किस तरह से होनी चाहिए, उनकी गलियों के उनके मकान की तामीरात इस तरह से अलग अलग, यहाँ तक के भट्टी में तपी जो ईंटें होती थी, मतलब वो अपनी ईंटों को भट्टी में तपाते थे बाकायदा, इसका भी इल्म था। और ख़ास तौर पर यहाँ पे इल्म हिंसा के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, मसाहती निस्बत जो इस्तेमाल हुई थी ईंट बनाने में, वो 4, 2 और 1 की निस्बत में थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन सी थी यहाँ पे, 4, 2, 1 की निस्बत में उन्होंने वो ईंट बनाते थे और उससे तामीर करते थे अपने घर वगैरह। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी जो गलियां हैं वहाँ पे जो खुदाई के बाद जो हासिल हुई थी कितनी सटीक, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनके घर, उनके गलियां किस तरह से वो एकदम क्या थे, यहाँ पे परफेक्ट थे। जब खुदाई के दौरान इस तरह से वहाँ पे जब शक्लें वहाँ पे मौजूद है, आज भी वो हिस्सा आजकल पाकिस्तान में आता है। तो इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदारो बहुत ही उनकी तहजीब इल्म हिंसा की मालूमात के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ किस तरह से अलग अलग तहजीबों ने इसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से वैदिक दौर भी आता है। कदीम हिंदुस्तान का एक वैदिक दौर भी था, उनके अलग अलग रसूमात होते थे। उनके रसूमात अंजाम देने के लिए वहाँ अलग अलग मंदिर बनाए जाते थे, कुर्बान गाहें बनाई जाती थी और वहाँ पे उनकी पूजा पाठ के लिए हवन बनाए जाते थे। तो ये तमाम शक्लें जो थी हवन की या कुर्बान गाहों की या मंदिरों की, ये रसूमात अंजाम देने के लिए जो वहाँ पे कुंड बनाए जाते थे, मतलब आप कहते हैं अलाव, आप अलावा जानते हैं, आग का अलावा होता है जो खासकर हमारे मज़हब में मुहर्रम में इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। तो इस तरह से कदीम हिंदुस्तान के वैदिक में भी यहाँ पे उनके अलग अलग रसूमात अंजाम देने के लिए भी उनके पास अलग अलग उसकी शक्लें किस तरह से बनाते थे। ये मरबई शक्ल की होती थी या दायरवी शक्ल की, पत्थर से बनी हुई उसे बनाते थे, एक कुआं नुमा बनाते थे, एक बाउली नुमा बनाते थे। पत्थर से बनी कुर्बान गाहें होती थी, पूजा के लिए हवन कुंड होते थे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शक्लों के, यहाँ पे दायरवी शक्ल है, निस्ब दायरवी शक्ल है, मुरब्बई शक्ल के भी हैं। तो अलग अलग शक्ल के वहाँ पे हवन कुंड बनाए जाते थे अलग अलग रिवाजों के लिए। घर के हवन, घर के या पे घर के फर्द के लिए अलग, पूरी एक कौम के लिए जब हवन कुंड करते हैं उसके लिए शक्ल अलग होती थी। तो अलग अलग वहाँ पे हवन कुंड बनाए जाते थे, कुर्बान गाहें भी अलग अलग होती थी। आप देख सकते हैं ये भी एक पुराना हवन कुंड है, यहाँ पे आग जलाई जाती थी, उसके अतराफ वहाँ पे कुर्बान गायें होती थी या उनके आप कहते हैं मेले जातरे वगैरह होते थे, तो वहाँ पे कुछ पूजा पाठ भी होती थी। आजकल भी आप देखेंगे पूजा पाठ किस तरह से वहाँ पे हवन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक पुराना यहाँ पे हवन कुंड है। इस तरह से मतलब यहाँ पे
हमें देखने की बात यह है कि ये किस तरह से उसकी शक्लें, उसे वहाँ पे उसकी तरतीब देखिए, उसका नज़्म देखिए, कितनी अच्छी तरह से, कितनी सटीक तरह से, ये हज़ारों साल पुराने हैं, कितने सटीक तरह से वो बनाते थे। तो तावीज़ात के तौर पर भी वो इस्तेमाल करते थे, ज्योमेट्री का इस्तेमाल तावीज़ात के तौर पर भी किया गया। तावीज़ात के तौर पर श्री यंत्र, सुलभ सूत्र, श्री चक्र, ये तमाम जो हैं ये तावीज़ात के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे फल्कियात के लिए भी वो इस्तेमाल, मतलब वैदिक दौर में उसका इस्तेमाल हुआ। अलग अलग उसके देवी देवताओं के नाम पर वहाँ पे इल्म फल्कियात को जानते थे। इसी तरह से यहाँ पे श्री यंत्र, सुलभ सूत्र, श्री चक्र, ये इस तरह से डिज़ाइन जो भी यहाँ पे बनाते थे वो घर में आज भी आप देखेंगे। इसे एक ज्योमेट्री आई, वो क्या कहते हैं वहाँ पे, वो सैक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। आजकल वो लोग कहते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री, ये बहुत महंगे, मतलब वो जो लोग वहाँ पे वेदा को जानते हैं वही लोग इसे बनाते हैं। आप देखेंगे ये इसमें एक अलग अलग तरह की खूबसूरती पाई जाती है, सटीक डिज़ाइन, यहाँ पे पूरी तरह से ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग वहाँ पे इल्म हिंसा का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसूल के बारे में जानकारी नहीं मिलती। कौन से उसूल की बिना पर ये तमाम चीज़ें वहाँ पे वो बनाते थे, उसकी तश्कील करते थे, उसूल कौन सा था नहीं मालूम, उसूल मालूम नहीं था, बस करते थे, सटीक करते थे। एक के वहाँ पे एक दूसरे को समझाता था, वो आगे बढ़ते जाता था। इस तरह से वहाँ पे नस्ल दर नस्ल बढ़ता ही गया, आज तक भी बढ़ रहा है। लेकिन उस वक्त इसके लिए कोई उसूल की जानकारी नहीं मिलती कि ये इस उसूल से ही बनाना चाहिए, इसकी कोई जानकारी वहाँ पर मौसूल नहीं है। तो चूंकि इल्म हिंसा एक अमली मजमून है, आप समझ रहे हैं, एक अमली मजमून है, इसे तश्कील करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। एक अमली मजमून है, मतलब उसे उसके फर्ज कीजिए कि आप मुसल्लस है, मुसल्लस की शक्ल निकालनी पड़ती है, उसकी तश्कील करनी पड़ती है। कोई एक कुर्रा है तो कुर्रा उसे बनाना पड़ता है, मतलब पैमाइश के साथ साथ ये अमली मजमून भी है। इल्म हिंसा क्या है, एक अमली मजमून है, अमल मतलब उस पर हम काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कहेंगे, इंग्लिश में इसे स्किल कहते हैं, ठीक है। दुनिया भर में इसे फ़रोग मिला, हिंदुस्तान में, मिस्र में, अलग अलग लोगों, वहाँ पे अलग अलग जगहों पर इसे फ़रोग मिला। किसे फ़रोग मिला, वेरी गुड, इल्म हिंसा को या ज्योमेट्री को फ़रोग मिला, और लगातार बड़े शौर से इसका क्या हुआ, बड़े शौक से इसका इस्तेमाल भी होता रहा, और सिर्फ नताइज के बयानात पर मुश्तमिल हुआ। इसके सिर्फ नताइज के बयानात, इसके नतीजे क्या हैं, इसके बयानात पर ही मुश्तमिल था। तरीके का मतलब यहाँ पे तरीके का कोई आम उसूल ही नहीं था। आप मिस्र में जाएंगे या वैदिक दौर में जाएंगे या हड़प्पा और मोहनजोदारो में जाएंगे, तो यहाँ पे उनके लिए तरीके का कोई आम उसूल नहीं था, वो सिर्फ नताइज के बयान पर मुश्तमिल थे। मतलब क्या है इसका, सिर्फ अपने मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया गया। अपना मकसद मतलब चलो एक अहराम बनाते हैं, चलो एक हवन कुंड बनाते हैं, चलो एक मंदिर बनाते हैं, कोई दरसगाह बनाते हैं, या कोई दूसरी एक चीज़ बनाते हैं। हम अपने मकसद के लिए अलग अलग तहजीबों ने इसका इस्तेमाल किया था। बतौर एक मुनज़्ज़िम साइंस के इसे फ़रोग नहीं दिया गया, इसे फ़रोग ही दिया। एक साइंस के बतौर इसे साइंस फ़रोग देना चाहिए था, उनकी तहजीबों को, उनके लोगों को देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो क्या किया इन्होंने, यानी ख़ास बात क्या है, ये सब गैर मुनज़्ज़िम तौर पर हुआ, इसका कोई निज़ाम ही नहीं था। बस चलते जाओ, चल रहा है, वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो करेगा आगे, इस तरह से है। मतलब इसका कोई मुनज़्ज़िम, मतलब गैर मुनज़्ज़िम तौर पर इल्म हिंसा चलता रहा। यहाँ के हिंदुस्तान, रोम, मिस्र, बेबीलोन, जिसे हम बाबली के लोग जो कहते हैं, वगैरह की तहजीबों ने इल्म हिंसा को ज़ुबानी तौर पर एक से एक वहाँ पे ज़ुबानी तौर पर मुंतकल किया गया, या पाम के पत्तों पर पैगामात के तौर पर, पाम के पत्ते उसके पैगामात के तौर पर लिख लिख के रखते थे,
लकड़ी पर, पत्तों पर लिख लिख के वहाँ पे उसे महफूज किया गया। ज़ुबानी तौर पर बहुत ज़्यादा चला, पाम के पत्तों के पैगामात के तौर पर भी इसे नस्ल दर नस्ल मुंतकल किया गया। तमाम हिंदुस्तान, रोम, मिस्र, बाबिल, दूसरे भी हैं बाबली, ये तमाम जो हैं, ये तमाम लोग, तमाम तहजीबें यही करते रहे, उनका कोई ज़रिया नहीं था इसलिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन क्या हुआ, लेकिन यूनानी तहजीब एक ऐसी तहजीब थी, यूनानी लोग बहुत ही अक्लमंद थे, मुनज़्ज़िम लोग थे। उन्होंने क्या किया, दुनिया को बदल डाला, दुनिया को बदल डाला इल्म हिंसा के तौर पर। सिर्फ इल्म हिंसा भी नहीं, कौन सा भी वहाँ पे उलूम लीजिए आप, वो 2 कदम सबसे आगे रहते थे। क्यों? तरीका, एक उसूल। तो हमें ज़िंदगी के लिए एक तरीका, एक उसूल चाहिए, गैर मुनज़्ज़िम नहीं होना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यूनानी तहजीब ने अमली काम, यानी वही इल्म हिंसा जो था, कि पीछे की वजूहात क्या हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसे क्यों होता है, इसकी वजूहात पर जोर दिया, इसकी वजूहात पर जोर दिया। और इन्होंने जो बयानात इस्तखराजी मंतकी को इस्तेमाल करके दरियाफ्त किए थे, अलग अलग तरीकों से जो दरियाफ्त किए गए थे, तो उसे क्या किया उन्होंने, इनकी सच्चाई को कायम करने में दिलचस्पी ली। ये सच्चाई को कायम करने में, ये सच्चा ये है नहीं है, सच है या झूठ है, उसके पीछे लगे रहे, उसे जोर देते गए, उसके पीछे मतलब उसके वजूहात ढूंढना, उसकी सच्चाई को कायम करना। ये इस तरह से, ये उसूल, ये इस उसूल के तहत ही ये सही है, इस उसूल के तहत ये सही है, इस तरह से वो अलग अलग यहाँ पे बोलते जाते थे। ठीक है बच्चों? तो और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे, बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे, कामयाब भी हैं। तो आज हम यूनानी रियाजी दानों से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक आपको सरगर्मी दी जा रही है। आज हमने जो भी यहाँ पे इल्म हासिल किया या जानकारी हासिल की, उस पर एक छोटी सी सरगर्मी आपके लिए। ठीक है? आप यहाँ पे कुछ बयानात दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जगह खाली है, तो आपको क्या करना है, वेरी गुड, पुर करना है बस। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहला देखेंगे सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे तमाम सवालात एक साथ आ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, तमाम सवालात देख लीजिए। मैंने यहाँ पे कुल 5 सवालात दिए हैं, कुल 5 सवालात। सबसे पहला सवाल देखिए, ज्योमेट्री या इल्म हिंसा की शुरुआत किसकी पैमाइश को लेकर हुई थी? पहला सवाल क्या है, ज्योमेट्री की शुरुआत किसकी पैमाइश को लेकर, डैश की पैमाइश को लेकर शुरू हुई थी। दूसरा सवाल, मोहनजोदारो के दौर की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली ईंटें जो थी, उनकी निस्बत क्या थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी थी वहां पे, उसकी निस्बत क्या थी। तीसरा सवाल आपको यहां पे दिया गया है, थेल्स एक कहां का रियाजीदान था, यहां आपको उस मुल्क का नाम लिखना है। फिसागोरस का उस्ताद कौन था, उसका उस्ताद कौन था। मैं एक के बाद धीरे पूछूंगा आपसे, आप खामोश रहिए, मैं पूछूंगा आप जवाब देते रहिए। उसके बाद सबसे पहले और यहाँ पे 5वां सवाल, यूक्लिड ने तमाम ज्योमेट्री दरियाफ्तों को इकट्ठा किया और उसे क्या नाम दिया। उसे एक नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था। आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं या उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत कहां से हुई, वेरी गुड, किसे लेकर हुई थी, किसकी पैमाइश थी वो, बहुत अच्छे, जमीन की पैमाइश। किसकी पैमाइश, जमीन की पैमाइश को लेकर हुई थी, वेरी गुड। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली जो ईंटें थी, वो ईंटें, उनकी मसाहती निस्बतें, उसकी निस्बत क्या थी। यस, बहुत खूब, क्या थी,
उसकी निस्बत 4, 2, 1 निस्बत में ईंटें बनाई जाती थी। तीसरा सवाल थेल्स, आराम से यस आप बोलिए। तीसरा सवाल क्या था? थेल्स कहाँ का? बहुत अच्छे, वो यूनान का रियाजीदान था। वेरी गुड। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिसागोरस का उस्ताद, बिल्कुल सही, वहीं पे मौजूद है। क्या है नाम? थेल्स। तो फिसागोरस का उस्ताद कौन था? थेल्स था। आखिरी सवाल वहां से आप बोलेंगे? ठीक है, जरूर। यूक्लिड ने तमाम ज्योमेट्रियाई दरियाफ्तें उनको इकट्ठा करके उसे एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बिल्कुल सही, आप भी सही हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं, अनासिर भी कहते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, तमाम के लिए शाबाशी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक घर पर काम भी दिया जा रहा है। आप उसे दर्ज कीजिए, हल कीजिए और अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए, उसकी तस्दीक कर लीजिए और वेरी गुड, शाबाशी भी हासिल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं घर पर काम क्या है। दर्ज झील रियाजी दाने या रियाजी दानों के बारे में, उनकी तस्वीर को आपको इकट्ठा करना है, उनके मुतालिक जानकारी शॉर्ट में जानकारी लिखना है। उसका एक एक पेज में एक एक तस्वीर चस्पा करते हुए उनके बारे में जानकारी का एक एल्बम आपको बनाना है। कितने रियाजीदान यहाँ पे दिए जा रहे हैं देखिए। तो हिंदुस्तान के रियाजीदान श्रीनिवास रामानुजन, सबसे पहले प्लेटो के बारे में, टोलेमी के बारे में, आर्किमिडीज के बारे में, इसी तरह से मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, इनके बारे में भी जानकारी आपको इकट्ठा करना है। आर्यभट्ट एक हिंदुस्तानी रियाजीदान, ब्रह्मगुप्ता और भास्करा दुवम, इन रियाजीदानों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। मतलब जानकारी हासिल करके उसे दर्ज करते हुए उनके तस्वीर के साथ एक एल्बम बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ जो बाब नंबर 2 है, उसका हिस्सा अव्वल यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.